मैं फिर से दिल से सबका स्वागत करती हूँ। जैसे सबको पता है कि हमारी इस रिट्रीट एमएचई कॉन्वोकेशन स्पेशल है, तो ऑब्वियस है कि हम जो 2018 में हमारी फर्स्ट एमएचई एक्सपेरिमेंट बैच हुई थी, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनकी 2 साल की जर्नी ख़त्म हुई है। और उनको आज कहते हैं ना कि एक उनकी जो संजीव भाई ने जैसे बोला था ना कि जिन जिन इंसान के अंदर वो आग है, जुनून है, जिंदगी जीने का वो धकश होती है ना, वैसे ही लोग एमएचई को सिलेक्ट करते हैं। तो वैसे हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एमएचई को सिलेक्ट करके वो प्रूव किया है कि हमें जिंदगी जीने की कुछ आग है। तो वैसे ही हमारे ओएसिस की फर्स्ट 2018 की बैच में जो हमारे आत्मजा दीदी थी, जो ओएसिस की फर्स्ट एमएचई थे, तो मैं उनको और उनके मेंटर्स को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो यहाँ पे आए और 2 शब्द बोले। यस, 2 शब्द नहीं पर बहुत सारे शब्द बोले। आत्मजा 2 शब्द कहने की शुरू करे। उसके पहले आधा शब्द मैं बोल लेता हूं। मनोविज्ञान में एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि पेड़ के नीचे कोई बड़ा पेड़ होता है, उसके नीचे दूसरा बड़ा पेड़ नहीं हो सकता है। परिवार के लिए ये बहुत कठिन है, खास करके माँ बाप के लिए बहुत कठिन है जब बच्चा घर छोड़ के जाता है, लेकिन उतना ही वो आवश्यक है कि बच्चा एक बार कुछ अरसे के लिए घर छोड़ के जाए, क्योंकि तभी वो अपना जो व्यक्तित्व है वो बना सकता है। ये जो हमारा एमएचई का प्रोसेस में है, उसमें सब बच्चों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है। तो पेश है आत्मजा, जिसने 2 बार घर छोड़ा है, राइट? और उसने 2 पेरेंट्स को नहीं, लेकिन 5 पेरेंट्स को छोड़ा है। बहुत मिलो दूर, जहां हम तुरंत उसका कांटेक्ट भी नहीं कर सकते, ऐसी जगह पे उसको डेप्यूट किया गया था। बहुत दिल से उसने अपना एक्सप्लोरेशन किया और उसकी कहानी अभी वो बताएगी। ओवर टू आत्मजा। थैंक यू। यस, मेरी कहानी की शुरुआत 13 जून 2018 बड़ौदा रेलवे स्टेशन। बड़ौदा रेलवे स्टेशन पे मैं मेरे 5 पेरेंट के साथ खड़ी थी, एंड वो काफी इमोशनल टाइम था मेरे लिए। एक्चुअली बहुत मल्टीपल फीलिंग्स थी। प्राउड भी था कि मैं अपना घोंसला छोड़ के फाइनली उड़ने वाली हूँ, लेकिन घोंसला भी कंफर्ट होता है ना, बहुत कोजी कोजी होता है, बहुत प्यारा होता है, तो छोड़ के जाना भी नहीं था। इस मल्टीपल मिक्सचर फीलिंग्स के साथ हम सब रेलवे स्टेशन पे खड़े थे और ट्रेन का वेट कर रहे थे। ट्रेन आई, मेरे पास 3 बड़े बड़े बैग थे, एक मेरी कमर तक आए, एक मेरे पास बड़ा सा ट्रैकिंग रक्सैक और एक और छोटा बैग। एंड मुझे ये बोला गया था, मैंने काफी बैग उठाने की प्रैक्टिस की थी कि मैं अकेली जा रही हूँ और मेरे साथ मेरे पेरेंट्स या कोई भी नहीं है। एक्चुअली 5 लोग, हट्टे कट्टे 5 लोग खड़े थे, लेकिन बैग मैंने खुद उठा के रखी। दैट वाज न्यू एडवेंचर कि यार मैं अकेली जा रही हूँ तो यहीं से शुरुआत होनी चाहिए। क्यों पेरेंट्स आके ट्रेन में बैग रख के चिंता मत करना बेटा, अच्छे से रहना, फोन करना, ऐसा क्यों बताए? और एट द सेम टाइम मुझे ये भी हो रहा था कि मुझे नहीं जाना है, मुझे गले मिलना था, मैं बहुत रोने जैसी हो रही थी। हम सभी हमारे आंसू छुपा रहे थे। मुझे जोर जोर से रोना था, उन्हें जोर जोर से रोना था, लेकिन दोनों को पता था कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। और मेरे लिए प्राउड की बात ये थी कि ये डिसीजन मैंने खुद लिया था। उस टाइम पे एमएचई नहीं था, उस टाइम पे कुछ नहीं था, बट मुझे था कि मुझे मेरी जर्नी एक्सप्लोर करनी है। मुझे घर पे रह के मैं जो कर सकती हूँ, मुझे अपने पाँव फैमिली के साथ अटैच होके नहीं बांधना है। और मेरा तो बहुत प्यारा घर था, मुझे बिल्कुल भी छोड़ने का मन नहीं था, बट दैट वाज अ टफ डिसीजन और वो बहुत प्राउड का फीलिंग था मेरे लिए। एंड ऐसी मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर मेरे पास एक
आइडियलिज्म का बैकग्राउंड था, एक आदर्शवादी लाइफ जिसको बोलते हैं ना, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, क्या सही है क्या गलत है, हर सिचुएशन में क्या करना है। सो 5 साल ओएसिस में रहने के बाद जो मैं एक बिल्ड हुई थी वो, और जैसे बोलते हैं ना कि एक पानी में अगर मीठे पानी की एक मछली है और सडनली उसको दरिया में डाल दे, जो एकदम ही ऑपोजिट एनवायरनमेंट है। सो ऐसी जगह पे मेरा जाना हुआ, मैं काफी सारे यूथ्स को मिली, बहुत सारे लोगों को मिली, और उस टाइम पे मेरा फर्स्ट जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ वो था कि यार आइडियलिज्म नहीं है, यानी बहुत सारी चीजें मिसिंग थी, बहुत सारी जैसे मैं तो ऑनेस्टी के लिए बहुत था कि ऑनेस्टी तो होनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं मिस हो रहा था। और ये शायद मुझे लगा कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, आई डोंट नो बाकी सब जगह पे क्या हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था। एंड आई रियलाइज कि अगर यूथ्स है और हमें उन्हें एक नचिकेता बनाना है या एक कुछ देना है, तो उसका एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है कि वो किस एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, उसके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं। सो उसको एग्जाम्पल लेके यूथ्स के पास वो आइडियलिज्म आता है, अदरवाइज दैट वाज सो डिफिकल्ट। सो मेरे लिए तो जंग हो गई सर्वाइवल की, कि मैं कैसे सर्वाइव करूं उस एनवायरनमेंट में। एंड अगेन वहाँ की काफी अच्छी फिलोसॉफीज थी, बहुत सारे प्रिंसिपल्स थे, बट शायद वो यूथ्स को फॉलो करने में डिफिकल्टी हो रही थी। एंड ऐसे सर्वाइवल की जंग शुरू हुई, और फिर था लिविंग। तो अभी मैं जिस जगह पे गई थी, मैं तो काफी पहले मेरे मम्मी पापा के साथ थी, तो मैंने काफी मिडिल क्लास फैमिली में रही थी, लेकिन अगेन मैं प्रिंसेस थी, मम्मी पापा ने मुझे कोई चीज की कमी नहीं आने दी। सेम दूसरे पेरेंट्स के यहाँ गई तो भी मैं प्रिंसेस थी, कोई चीज की कमी नहीं थी मेरे पास। एंड वहां पे जाके मेरे पास बेड नहीं था, मेरे पास कबोर्ड नहीं था, गद्दे नीचे बिछा के सोते थे। सो दैट वाज द लिविंग का वो आ रहा था, मुझे घर याद आ रहा था कि यार घर पे मेरा रूम है, मेरा सब कुछ है। एंड ये यहाँ से शुरुआत हुई। बट अगेन मैंने वो भी सीखा था कि कोई भी सिचुएशन में हम हैप्पी रह सकते हैं, कोई भी सिचुएशन में हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो आई वाज सो हैप्पी कि कोई बात नहीं, मैं जैसे रह रही हूँ मुझे हेल्दीली हैप्पीली रहना है। तो मैंने सारे मेरे जुगाड़ किए थे, टाइल्स रख के मैंने मेरा साइड टेबल बनाया था। एंड इसके साथ साथ मुझे ऐसा था कि सबने मुझे इकोनॉमी की वैल्यू सिखाई थी कि यार इकोनॉमी से लाइफ जीना है। तो मुझे तो बहुत ऐसा वो आया था, अचानक आई थी, इससे भूत सवार हुआ था कि मैं कितने कम पैसों में रह सकती हूँ, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं करना है। और लिटरली मेरा महीने का एक्सपेंस 1000-1500 रुपए का था। दैट वाज टू लेस। एक्चुअली मैं कंजूस थी, ऐसा आप बोल सकते हो, और मैं किसी को ये एडवाइस नहीं दे रही हूँ कि आपको ऐसे रहना चाहिए, बट दैट वाज माय एडवेंचर कि मैं कितने कम पैसों में रह सकती हूँ। और अगेन इतने कम पैसों में जिया, कंप्लेन नहीं थी, लेकिन अगेन मुझे तो कंफर्ट भी चाहिए। और मैंने बहुत सारी सेविंग्स की थी विंटर के लिए, क्योंकि मुझे विंटर में हीटर चाहिए था और मुझे बहुत ठंडी लगती है। सो जितने भी पैसे सेव किए थे उसमें से मैंने मेरे पैसों से हीटर खरीदा। अभी तो इलेक्ट्रिसिटी बिल तो हमें ऑर्गेनाइजेशन देता था, सो कभी रियलाइज ही नहीं हुआ। और सडनली मैं तो अच्छे से हीटर यूज कर रही थी, एंड एक बार मेरे एडमिन का फोन आया कि आपके घर का बिल 9000 रुपीज है। सो धक्का लगा, 9000। फिर जो मेरे लीडर्स थे उन्होंने कहा अब तो डायरेक्टर को बोलना पड़ेगा, ये तो हमारे हाथ में भी नहीं है कि हम ये बिल सैंक्शन करें। और मेरे लीडर्स ने मुझे बुलाया, उस दिन मीटिंग रखी कि आप लोग बोलो आप क्या क्या चीजें यूज करते हो। और एक साइड तो मेरे अंदर के जुनून ने एक बोला कि क्या है 9000, मैं पे कर दूंगी, मुझे नहीं चाहिए। बट अगेन मुझे ये भी था कि सच में 9000 हुआ है, ये भी तो कैलकुलेट करना इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि बहुत मेहनत से भी मैंने सेविंग्स की थी।
एंड देन आई स्टार्टेड कि अब तो साइंस तो नहीं पढ़ा बराबर था, 10th में साइंस पसंद नहीं था, लेकिन सारा रिसर्च करके कि एक यूनिट में कितने यूनिट जलते हैं, मेरा हीटर कितने वोल्ट का है, तो 1000 वोल्टेज है, 5 यूनिट्स, एक यूनिट के 5-6 रुपए होते हैं, तो अगर मैं इतने दिन यूज कर रही हूँ तो कितने यूनिट। मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी, मेरे 4-5 घंटे वो कैलकुलेशन में गए, एंड एट लास्ट आई प्रूव कि 2000 से ज्यादा तो बिल आ ही नहीं सकता है। एंड फिर बहुत सारा वेरिफिकेशन किया एंड वी गॉट टू नो कि एक्चुअली तो 9000 रुपीज तो 3 महीनों से बिल नहीं भरा था और उसकी पेनल्टी चढ़ के इतनी हुई थी। सो दैट वाज रिलीफ, बट आई एंजॉय दैट ऑल्सो कि क्वेश्चन करना है, सोचना है। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट था मेरा कुकिंग को लेके, फूड। अब यहाँ पे तो हम वेगन खाते हैं, बिना मिर्ची का खाते हैं, हेल्दी खाते हैं, तो वही आदत थी। और अभी यहाँ पे जितने भी एमएजेस बैठे हैं, मैं उनको भी बोलना चाहती हूँ कि यार आप बहुत मस्त खा रहे हो, आपका मेन्यू बहुत अच्छा है। बाकी जिस तरह से मैं रही थी, एक्चुअली खाने पीने के कोई ठिकाने नहीं थे, इतना सारा मिर्ची वाला ऑयल वाला खाना, 12 लोगों के बीच में इतनी सी सब्जी बनती थी, और ऊपर से इतने सारे केओस होते थे क्योंकि मुझे मिर्ची नहीं चाहिए, मुझे ऑयल नहीं चाहिए, मुझे वेगन चाहिए, तो इतने सारे झगड़े होते थे कि यार कैसे मैनेज करे। एंड ऊपर से वो लोग मुझ पे हंसते थे कि ये कैसा खाना खा रही है तू। ना इट्स लाइक कि मैं इतना हेल्दी खा रही हूँ, लोगों को मुझ पे प्राउड होना चाहिए, उसकी जगह पे बोल रहे कि ये कैसा बीमारों वाला खाना खा रही है, काइंड ऑफ। फिर मैंने डिसाइड किया कि जाने दो, मैं खुद खाना बनाऊंगी। वहां पे हमें कुक की फैसिलिटी अवेलेबल थी, बट सब कुछ छोड़ के मैंने वापस मेरा जो बचत के पैसे थे उससे मैंने मेरा खुद का किचन एस्टेब्लिश किया कि मैं मेरा स्टोव लेके आई और मैं मेरा खाना बनाती थी। सुबह का मैं टिफिन लेके जाती थी, इवनिंग में आके बनाती थी। सो दैट वाज अगेन ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। एंड सब लोग मुझ पे हंसते थे, बट आई वॉज फीलिंग प्राउड कि एक्चुअली हमारे यूथ्स कितने मिसगाइडेड है, उनको एक्चुअली ये नहीं पता है। सो इसमें उनका फॉल्ट भी नहीं है अगर वो हंस रहे थे, क्योंकि आई वॉज दी सेम। जब मैं 10th में थी और कोई हेल्दी खाता था तो मैं भी उन पे हंसती थी कि ये कैसा खा रहे हो यार। सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग वॉज देयर। फिर मेरी सबसे बड़ी जर्नी ये रही फ्रेंडशिप की और एक ऑपोजिट कल्चर के साथ रहने की, क्योंकि ये जैसे खाने को मैंने आपको बताया, तो एक्चुअली इट वाज सो डिफिकल्ट एक्सप्लेन करना। और मेरे साथ जो कलीग्स थे उनका जो कंफर्मिटी, जिसको हम बोलते हैं पार्टीज करना, बर्थडे हो तो 2-3 केक लाना, एक केक तो सिर्फ फेस पे लगाने के लिए, एक केक खाने के लिए। सो इतनी सारी कंफर्मिटी थी, और उस टाइम पे कल्चर का एक खींचातानी चल रही थी। उनको लगता था ये बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक है और इसको तो हमें हमारे साथ नहीं रखना चाहिए। और मुझे भी ऐसा हो रहा था कि ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं। और मैं संजय भाई को फोन कर करके बोलती थी मैं यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकती, ये लोग कैसे लोग हैं, इनको कुछ नहीं आता है। एंड आई रियलाइज कि ये ईगो कहाँ से आ रहा है। आई वॉज द सेम पर्सन बिफोर फ्यू ईयर्स, मैं भी ऐसी ही थी। उनको कोई गाइडेंस नहीं मिला है तो वो कैसे चेंज होंगे। एंड दैट मुझे लगा कि यार ये लोगों को ओएसिस नहीं मिला है पर मुझे मिला है, तो कैन आई ब्रिंग ओएसिस हियर। मैं जहां पे जा रही हूँ वहां पे ओएसिस बन सकता है कि नहीं। सो विद दैट ऑपोजिट कल्चर इट वॉज डिफिकल्ट टू टीच। मैं सिखाने नहीं गई थी, और हमारी वैल्यू थी कि स्टार्टिंग के 6 महीने 8 महीने किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि मेरे पास ओएसिस का बैकग्राउंड है। सो इन दैट किसी को बताना नहीं था, कुछ सिखाना नहीं था, पर मैं अपने बीइंग से कैसे मेरी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती हूँ। सो देन आई स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग देम, एक्सेप्टिंग देम। झगड़े करना बंद किए, लेटर्स लिखना शुरू किया मैंने। मेरे सारे मेरे कलीग जो थे, मेरे साथीदार, उनको मैंने लव लेटर्स लिखे कि यार आप कितने अच्छे हो। एंड स्लोली स्लोली वो जो रिलेशनशिप बिल्ड हुई, स्टार्टिंग में मैं बोल रही थी मैं कब जाऊं, एंड जब मुझे वापस आना था ना तो लिटरली वी वर क्राइंग कि एक फैमिली मैंने बिल्ड किया। एंड आई वाज सो हैप्पी कि हम बोलते हैं ना संग ऐसा रंग, तो यार मुझे उनका रंग नहीं चाहिए, मेरा रंग उन पे चढ़ना चाहिए। एंड एक्चुअली वो हुआ। सो फॉर दैट
आई वॉज हैप्पी एंड एट द सेम टाइम एमएचई की यहाँ पे कम्युनिटी थी, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल एमएचई चल रहा था. सो एमएचई इतने अच्छे कम्युनिटी में रह रहे थे, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे थे, कन्फ्रंट कर रहे थे, एक फ्रेंडशिप थी जो वहां पे शायद मिसिंग थी. सो मुझे लग रहा था कि कम्युनिटी की वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है, जो मैं बाहर गई तो मुझे रियलाइज हुआ. यहाँ पे मेरे पास कम्युनिटी थी, फैमिली थी, पर मुझे इतनी वैल्यू नहीं थी जितनी मुझे बाहर जाके हुई. कि एक कम्युनिटी होती है तो एक सपोर्ट करती है, और जो स्वराज की जो हम बात करते हैं, गांधी जी ने बोला था कि स्वराज में सारी कम्युनिटी एक साथ होनी चाहिए. तो छोटी छोटी कम्युनिटी कितनी मैटर करती है, फैमिली की कम्युनिटी, गांव की कम्युनिटी, सोसाइटी की कम्युनिटी. सो मुझे वो वैल्यू रियलाइज हुई कि यार कम्युनिटी की बहुत ज्यादा नीड है. एंड इसी के साथ, क्योंकि ये कम्युनिटी वाला था, और मेरा दूसरा एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ जिसमें मैंने एक्चुअली इंडिया एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया. सो हमारा एक विलेज इमर्जन का प्रोग्राम होता है, जिसमें 1 महीना जाके गांव में रहना होता है, और गांव में ऐसे इंसान के घर रहना होता है जो गरीब होता है, जो फार्मर होते हैं, जिनका कच्चा घर होना चाहिए, जिनके पास कुछ नहीं होना चाहिए. उनको जाके रिक्वेस्ट करके बिना पैसों के, बिना गाड़ी के उनके साथ रहना होता है, और बड़ी फैमिली होनी चाहिए. सो ऐसा घर ढूंढा, एंड ऐसे फैमिली के साथ मैंने 1 महीना बिताया, जिसमें बहुत बड़ी फैमिली थी, दादा दादी, उनकी 3 बहुएं, उनके बेटे, उनके बच्चे. सो बड़ी फैमिली, एक कच्चा घर, खेत. एंड वहां के मेरे जो एक्सपीरियंस हुए, उसमें पहला तो मुझे था कि सब बहुत लविंग है. एक्चुअली जो सिटी के लोग हैं और जो गांव के लोग हैं, उसमें डिफरेंस ये था कि इतने लविंग है, इतने वेलकमिंग है. मैं बाहर से आउटसाइडर, गुजरात में रहने वाली लड़की, एक एमपी के गांव में जाके जा रहे, फिर भी इतने प्यार से उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, इतने लविंगली एक्सेप्ट किया, अपनी बेटी की तरह रखा. यानी एट द एंड तो ऐसा हो गया था कि तुम हमारी बेटी हो, यहीं रह जाओ, हम तुम्हारी शादी करवाएंगे, हम शादी का खर्चा उठाएंगे. सो दैट काइंड ऑफ फैमिली इट वाज कि और इसी के साथ यानी इतना बॉन्ड तो बना. मैं गांव में सभी लोगों के घर जाती थी, एंड मुझे था कि मुझे इस गांव को अपनाना है, ये गांव मेरी फैमिली बननी चाहिए, और यहाँ पे कम्युनिटी आनी चाहिए. तो वो बैरियर मुझे नहीं रखना था कि मैं मेहमान हूं. तो मैं हर एक के घर में, मैं डोर टू डोर विजिट करती थी, सबके घर पे जाती थी, बातचीत करती थी. तो मेरे कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस थे. पहले तो मैं सेल्फ इनवाइट करती थी कि मैं आपके गांव में आई हूँ और मैं मेहमान नहीं हूँ, आप मुझे लंच डिनर पे बुला सकते हो. सो सब लोग मुझे लंच डिनर के लिए इनवाइट करते थे कि इस दिन आप हमारे घर पे आना. तो फिर जिनके घर में रहती थी, उनका अपर कास्ट फैमिली था एक लेवल पे, उनसे भी ऊपर वाले लोग थे और उनसे भी नीचे वाले लोग थे. तो जब सिमिलर कास्ट से मुझे इनविटेशन आता था तो कुछ नहीं बोलते थे, पर जब लोअर कास्ट से आता था तो वो मुझे डांटते थे कि बेटा ये लोअर कास्ट है, आप वहां पे मत जाओ, उनका अच्छा नहीं है. और मुझे लगा कि इंडिया अभी भी कितना पीछे है. आज भी हम कास्ट के लिए लड़ रहे हैं, जबकि फाइनेंशियली सबका कंडीशन सेम है, सब अच्छे हैं, सब इतने ही लविंग है, इतने ही वेलकमिंग है. फिर भी एक कास्ट बीच में आती है ना, तो कितना एक कम्युनिटी, कितना प्यारा गांव है वो, लेकिन वो कम्युनिटी नहीं बनने देता है बिकॉज ऑफ दैट कास्ट सिस्टम. पर फिर भी मैं तो जाती थी, तो वो मुझे नहीं बोलते थे, लेकिन उनके साथ उनकी बच्ची मेरे साथ घूमती थी, उसको नहीं भेजते थे जब मैं लोअर कास्ट के यहाँ पे खाना खाने जाती थी. और इस टाइप का कास्ट सिस्टम को लेके मुझे रियलाइज हुआ. दूसरे 2-3 ऑब्जर्वेशन ये थे कि उनकी पोतिया थी जिसको वो बहुत प्यार करते थे, यानी बहुत लाड लड़ाते थे, और उनकी एक बहू प्रेग्नेंट थी. पर इतनी पोतिया है, बहुत प्यार करते, फिर भी एक पोता तो चाहिए, एक बेटा तो होना चाहिए. तो थोड़ा सा ऐसे धक्का लगा. और वो जो प्रेग्नेंट जो भाभी थी, वो मुझे बोलती थी कि बेटा हो जाना चाहिए, तो मेरा है ना रेपुटेशन है, मुझे एक्सेप्ट करेंगे फैमिली में, मुझे और प्यार मिलेगा, और मेरी उनको पहले एक बेटी थी तो उसको ज्यादा प्यार मिलेगा. अगर वापस से बेटी हुई ना तो मेरी पहली बेटी का प्यार कम हो जाएगा. सो मुझे लगा कि कैसा कल्चर है. और इसी के साथ साथ जब
दूसरे मुझे एक्सपीरियंस हुए, उसमें ये था कि मुझे उन्होंने बहुत फुल्ली एक्सेप्ट किया। जैसे मैंने बोला, मेरी शादी का खर्चा उठाने के लिए रेडी थे। मुझ पे उन्हें बहुत प्राउड था कि ये लड़की कितना अच्छा काम कर रही है, हमारे गांव में आई है। गांव में वहां पे 60% लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे। एंड कैन यू इमेजिन, 21वीं सदी में ये गांव सिटी से इतना दूर नहीं था, जस्ट 20-25 किलोमीटर दूर था, फिर भी 60% ऑफ हाउस होल्ड चूल्हे पे खाना बनाती थी। और फिर तभी भी मुझे लगा कि इंडिया कैसे प्रोग्रेस करेगा। एंड वहां पे एक स्मोकलेस चूल्हे का मैंने प्रोजेक्ट किया कि कैसे धुआं नहीं आए, हेल्थ पे एटलीस्ट इश्यूज नहीं हो। सो उनको बहुत प्राउड था कि मैं उनके गांव के लिए कुछ कर रही हूँ, मैं इस लेवल पे काम कर रही हूँ। और वो ये भी चाहते थे कि मेरी बहुत तरक्की हो, वो प्रे करते थे कि इस बच्ची को बहुत आगे मिले। लेकिन एट द सेम टाइम उनकी पोती को 10वीं से आगे पढ़ाने की परमिशन नहीं थी। तो वो बच्ची ने मुझे रिक्वेस्ट की कि दीदी मेरी दादी को बोलो ना कि मुझे आगे पढ़ाए। तो मुझे लगा ये क्या है, मुझ पे इतना प्राउड है लेकिन अपनी बच्ची को नहीं पढ़ा सकते हैं। तब मैंने उनसे प्रॉमिस लिया कि आप मुझे ये प्रॉमिस करोगे अगर मुझे बेटी मानते हो। तो कैसी कंडीशनिंग हो गई है। तो उन्होंने कहा बेटा हमारे समाज में ऐसा नहीं चलता है। तो अगेन क्या है ये समाज, हम ही उसको बनाते हैं। तो मुझे रियलाइज हुआ कि एक बेटी को आप एक्सेप्ट करो लेकिन अपनी बेटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, तो हम कैसे प्रोग्रेस करेंगे इंडिया में। एंड ये ऐसे मेरे लर्निंग चलते रहे। इसी के साथ मैं मेरे दूसरे प्रोजेक्ट के लिए गई, जिसमें मैं छत्तीसगढ़ के बस्तर एरिया में नक्सलाइट रीजन में मैं गई एक मेरा इंटर्नशिप करने के लिए। एंड आई वॉज टू स्केयर कि मैं पहली बार नक्सलाइट एरिया में जा रही हूँ। तो मैं पेपर स्प्रे लेके गई कि यार कुछ भी हो तो मेरे पास पेपर स्प्रे होना चाहिए, मैं एटलीस्ट अपने आप को बचा पाऊंगी। और बहुत कुछ सुना था, नक्सलवादी एरिया यानी ऐसा एरिया, ये एरिया। और लिटरली मेरा एक्सपीरियंस एकदम ऑपोजिट रहा है वहां पे। सो एक्सपीरियंस ऐसा था कि अगेन वहां के लोग भी इतने लविंग थे। और मैंने ये सीखा कि जितने लोग सिटी के पास होते हैं, सिटी से करीब होते हैं, वो बहुत ज्यादा कंडीशनिंग में चले जाते, इतने रिचुअल स्ट्रांगली फॉलो करते। और जितनी आदिवासी कम्युनिटी होती है वो बहुत ज्यादा लविंग होते हैं, वो ज्यादा सिविलाइज्ड होते हैं। ये मुझे एक्चुअली रियलाइज हुआ, क्योंकि हर एक घर इतने अच्छे से थे, कहीं पे भी कचरे नाम की, प्लास्टिक नाम की चीज नहीं थी, कहीं पे भी इधर उधर कचरा फेंका हुआ नहीं था। इतने हैप्पीली हमें एक्सेप्ट कर रहे थे गांव में। जब मैं जा रही थी, सबके घर में एक आम का पेड़ था, तो जैसे ही आप जाओगे उनका कोई कल्चर था वैसा, वो जूस बना के देते थे, आम खाने को देते थे। सो आई वाज लाइक मैं क्यों पेपर स्प्रे लेके आई। यानी मेरे ही देश में मुझे कितनी इनसिक्योरिटी फील हो रही है, और कैसी अफवाहें हमने फैलाई हुई है कि बस्तर एरिया कैसा होता है, ये लोग कितने अच्छे हैं। और एक्चुअली मुझे फील नहीं हुआ कि मैं नक्सलाइट एरिया के इतने रेड जोन में थी मैं। एंड उसके जो मुझे एक्सपीरियंस थे वो काफी मजेदार है। एक एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं एक ऐसी फैमिली को मिली जो आदिवासी फैमिली थी, और उनके यहाँ के डिफरेंट कल्चर होते हैं। वहां पे दहेज के लिए कुछ लेना देना नहीं होता है। और उस फैमिली में उन्होंने कहा हम दोनों की शादी अभी अभी हुई है और ये हमारे बच्चे हैं। आई वाज लाइक शादी अभी हुई और 2-3 बच्चे हैं, ये तो 8-10 साल के बच्चे हैं। और मुझे अभी उनको कैसे क्वेश्चन पूछूं, तो मेरे मन में तो बहुत सारी मन घड़क कहानियां आ गई। जैसे हम कितने प्रेजुडाइज होते हैं हम, कि कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हमारे साथ जो आए थे, जो हमें वो गांव दिखाने ले गए थे, उन्होंने हमें साइड में जाके बाद में वो स्टोरी सुनाई कि ये लोग इतने कमिटेड होते हैं, उनके पास पैसे नहीं थे शादी करने के, इसीलिए बिना शादी करके साथ में रहते थे। उनके बच्चे है, फैमिली है, वो मम्मी पापा ही बुलाते हैं अपने बच्चे को। फिर 10 साल बाद पैसे आए और उनको लगा कि अब शादी कर लेते हैं, तो अभी शादी कर ली। मुझे लगा
वाह, ये तो हम तो क्या सोचते कि शादी से पहले बच्चे, बाप रे, कुछ तो गड़बड़ है, ये तो अफेयर है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। और हमको तो शादी यानी हम किसी को बंधन में बांध देते कि अब तुम कहीं नहीं जा सकते हो, जबकि ये कितने सिविलाइज्ड है, उनको कितना विश्वास है कि हम नहीं छोड़ने वाले एक दूसरे को। एंड दैट वाज माय लर्निंग कि यार हम क्या करते हैं। फिर इसी के साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए उसी कम्युनिटी में। दूसरा था कि लाइवलीहुड, वहां पे लाइवलीहुड पे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे कि वहां के लोगों को काम कैसे मिले, उनको कैसे इनकम मिले। तो गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स आए थे और वो मीटिंग में हम लोग भी गए थे ऑब्जर्व करने के लिए। और मैं पीछे बैठी थी, गांव के लोग थे और वो उन्हें बोल रहे थे कि देखो हम मुर्गी पालन करेंगे और आपके यहाँ पे एक बच्चा होगा मुर्गी का और आप सेल करोगे तो आपको 15 रुपए मिलेंगे। फिर हम गाय को इंजेक्शन देके हाइब्रिड बच्चे लाएंगे तो उससे ज्यादा दूध मिलेगा, तो हमारी इनकम होगी। और मैं सोच रही थी कि इस गांव में तो कितने सारे रिसोर्स है इनकम के लिए, वो तो गवर्नमेंट सोच ही नहीं रही है। और जिसपे क्या बोलते हैं, जिसपे कोई जरूरत ही नहीं है इतना पैसा इन्वेस्ट करने की, वहां पे हम कर रहे। जैसे कि हर एक गांव में मैंगो का जंगल था वो पूरा, यानी इतने सारे मैंगो ट्रीज, हर एक के घर में 2-3 मैंगो ट्रीज थे और हर टाइप की मैंगोस, और इतनी स्वीट, हमें वेलकम उसमें मैंगो देते थे। मैंने कहा ये मैंगो का क्या करते हो आप? कुछ नहीं, हमारे ढोर बकरे खा जाते। हमें मैंगो नहीं मिलती है, मैंगो इतनी महंगी बिक रही है और आप ये बेचने की जगह मुर्गी पालन का सिखा रहे हो जो उनको समझ के बाहर है, जो उनके लिए डिफिकल्ट है। पर वो पूरा रिसोर्सेस वेस्ट, यानी हम मेरे सामने नीचे रोड पे मैंगो पड़ी होती, किसी को कोई लेना देना ही नहीं है। दूसरी उनका आर्ट, बस्तर आर्ट, जो इतना मस्त आर्ट है। यानी सिर्फ एक एग्जांपल देती हूँ, लौकी होती है ना, बॉटल गॉड, हमको लगता है लौकी का क्या यूज, पर जो लौकी मोटी हो जाती है, जो खाने लायक नहीं बचती और इतनी सारी लौकी होती है, तो उस लौकी को सुखा देते हैं और उसका अंदर से मटेरियल ले लेते हैं और वो लौकी इतनी मोटी उसकी बॉटल बन जाती है। और फिर वो लौकी की बोतल में वो लोग पानी भर के ले जाते हैं जो ठंडा और कूल रहता है, उसमें शरबत भर के लेके जाते हैं। मुझे लगा ये इतना अच्छा आर्ट है यार, ये सिटी में जाके बेचोगे आराम से 500 रुपीज में ये एक बोतल बिकेगी। बट हम ये नहीं सोचते। तो मुझे लगा कि कैसा देश है, हम एक बना लेते हैं कि बस हमें ये करना है, हरित क्रांति आनी चाहिए, लेकिन उसके सामने बाकी सारी चीजें वेस्ट हो रही है जो हम नहीं सोचते हैं। सो ये मेरा लर्निंग था। दूसरा, मैं ऐसी संस्था में, मैं 2 संस्था में गई थी छत्तीसगढ़ के बस्तर एरिया में, जहाँ 2 संस्थाएं एक साथ काम कर रही थी। तो एक संस्था ऐसी थी जो एक टॉपिक उन्होंने बाकी नहीं रखा था जिसपे वो काम नहीं कर रहे हो। वुमेन एम्पावरमेंट, लाइवलीहुड, बच्चों के एजुकेशन के लिए, इवन वो लोग नेक्सलाइट के लोगों के साथ भी अवेयरनेस का काम कर रहे थे। लाख की वहां पे खेती होती है जिसकी बैंगल्स वगैरह बनती है। सो सब कुछ पे वो काम कर रहे थे और वो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास लोग थे जो उस संस्था में काम कर रहे थे, लेकिन इतने हैप्पीली काम कर रहे थे, उनको बहुत मिनिमम अमाउंट मिलता था काम करने के लिए। दे वर सो हैप्पी कि हम कुछ दे रहे हैं। एट द सेम टाइम दूसरी संस्था थी जिसका इंडिया में बहुत नाम है, बहुत ज्यादा पेरोल की वो संस्था है, यानी 50-60,000 सैलरी होती है उनके एम्प्लॉयज की, बट किसी को पड़ी नहीं है, वो उतना जान दे के काम नहीं करे। तो मुझे इतना डिफरेंस लगा कि ये छोटी संस्था है जो इतना काम कर रही है। वो लोग थर्ड जेंडर पे भी काम कर रहे थे कि थर्ड जेंडर को क्यों भीख मांग के रहना पड़े, क्यों वो लोग अपना दुकान नहीं खोल सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, कितने सेंसिटिविटी से काम कर रहे हैं। और एक साइड दूसरे लोग थे जो सिर्फ पैसों के लिए वहां पे थे, बाकी उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। सो सेल्फलेस गिविंग कितना इम्पोर्टेंट है, वो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग था। इसी के साथ ये सब खत्म करके हमारे रिव्यू कैंप्स होते हैं, जैसे यहाँ पे रिव्यू कैंप्स होते हैं, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से जितने भी यूथ है सब इकट्ठा हुए थे। एंड
उस टाइम पे मुझे लगा था कि इतने सारे अच्छे अच्छे लर्निंग्स लेके आए हैं, तो हम सब शेयर करेंगे, हम एक विजन बनाएंगे कि हम कैसे कंट्री को कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं। बट सिनेरियो पूरा डिफरेंट था। यूथ्स सब लोग, यानी उसमें एक्चुअली यूथ्स की गलती नहीं है, पर अवेयरनेस ही नहीं है। तो लाइक इस टाइप का कल्चर था कि सब स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, नाच रहे हैं। और मुझे लगा कि इस एरिया में हमारी इतनी ज्यादा जरूरत है, और फिर सब कुछ हम भूल के हम पार्टी कर रहे हैं। सो ये किस टाइप का कल्चर है, और ऐसे हम कैसे नचिकेता बनाएंगे, यानी वो कैसे एनवायरनमेंट आएगा जब हम इतने सारे यूथ से, एक्चुअली यूथ्स के पास एनर्जी है लेकिन गाइडेंस ही नहीं है, तो वो लोग कैसे अपनी एनर्जी को चैनलाइज करेंगे। तो अल्टीमेटली फिर स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, ये सभी जगह पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उसी में सारी एनर्जी जो है वो चली जाएगी। बट ओवरऑल आई लर्न कि जो भी एक्चुअल स्पिरिट होता है वो मुझे सबसे ज्यादा फायदा इसलिए हुआ। और वहां पे ऐसा नहीं था कि सारे यूथ्स वैसे थे, कुछ यूथ्स मेरे जैसे भी थे जिनको एक्चुअली कुछ करना था, पर वो बहुत कम अमाउंट में थे, जिसमें से कुछ यूथ्स आज हमारे साथ बैठे भी हैं ऑलरेडी। सो पर अगर ये किस्सा उल्टा हो जाए, वो 10% यूथ की जगह 90% हो जाए और 90% यूथ 10% हो जाए, तो यार हम एक्चुअली देश में धूम मचा सकते हैं। दैट वॉज द काइंड ऑफ लर्निंग देयर कि कितना मिस गाइडेंस है वहां पे। इसी के साथ ये तो आइडियलिज्म की लड़ाई चलती थी, सब मुझे बहुत क्रिटिसाइज भी करते थे कि ये क्या आदर्शवादी, बहुत गांधी की वो। सो ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन क्या होता है ना कि जब हम बाहर होते हैं तो इट इज सो डिफिकल्ट कि ऐसे एनवायरनमेंट में अपने आइडियल को हमेशा पकड़ के रखो। कभी ना कभी तो लाइफ एग्जाम लेती ही है और ईगो बीच में आता ही है। और मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं नीति आयोग के साथ, नीति आयोग का मेरे पास टैग था कि मैं नीति आयोग से हूँ, और मेरे पास कलेक्टर, डीपीसी, डीईओ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के जो भी लोग थे, ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, सब के मेरे पास फोन नंबर थे और सब मुझे पर्सनली जानते थे। तो मैं जो भी स्कूल में जाऊं मैं डायरेक्ट कलेक्टर को डायल कर सकती हूँ कि स्कूल में ये गड़बड़ है। तो अभी थोड़ा ईगो कि यार अथॉरिटी है, मैं ऑफिसर हूँ। और एक्चुअली मैं स्कूल में जाती थी ना तो लिटरली टीचर्स डर जाते थे कि ये आ रहे हैं, कंप्लेन कर देंगे तो सस्पेंशन ऑर्डर निकलेगा, तो वो स्कूल को अच्छी बना देते थे। मैं जाती थी, फिर मुझे लगता था ये ठीक नहीं है यहाँ पे, तो मैं टीचर्स को बोलती थी कि ये ठीक करो, आपको पता नहीं चल रहा है ये ऐसा गंदा है, ऐसे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं। और वो एक ईगो मेरा सेटिस्फाई हो रहा था। बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ये तो मैं हूं ही नहीं, और ये कहाँ से आ गया। एंड देन स्लोली स्लोली आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग कि सिचुएशन कैसी है। तो गवर्नमेंट सिस्टम में सारा काम व्हाट्सएप पे होता है। सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक व्हाट्सएप पे मैसेजेस चालू होते हैं, और टीचर्स के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप थे, 20-25 व्हाट्सएप ग्रुप थे, और सारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं थी, इंक्लूडिंग एक ग्रुप कलेक्टर के साथ था और वो डायरेक्टली सबको ऑर्डर देते थे, उस ग्रुप में भी मैं थी। तो मुझे भी पता था कलेक्टर ने क्या पोस्ट डाला है। एंड आई वाज लाइक सुबह 6 बजे से मैसेजेस आ रहे हैं और उसमें ऑर्डर्स ही है, ये करो, ये डेटा चाहिए, टाइम पे दो, अभी दो। इवन बेचारे टीचर क्लास लेते लेते उनको व्हाट्सएप नहीं देखा और सडनली उनपे फोन आया कि आपने व्हाट्सएप नहीं देखा, ये उसमें इंस्ट्रक्शन थी, आपने क्यों नहीं किया। तो टीचर ये भी नहीं बोल सकते कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, और सीधा सस्पेंशन का ऑर्डर निकलता था। सो आई वाज लाइक ये गवर्नमेंट सिस्टम कैसे काम करे। एक तो कोई फैसिलिटी नहीं है, स्कूल में बाउंड्री वॉल बनाने का बजट नहीं है गवर्नमेंट के पास, बिल्डिंग्स, स्कूल की बिल्डिंग यहाँ से छत टपक रही है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है। और हमारे जो फीमेल टीचर्स है उनको भी बहुत इश्यूज होते थे क्योंकि वॉशरूम ही नहीं है वहां पे। सो आई वाज लाइक ऐसी भयानक सिचुएशन में ये टीचर्स काम कर रहे हैं। मैंने सोचा अगर मैं होती तो मैं कितने दिन टिक पाती। सो मुझे रेयरली लगा कि मैं हफ्ता भी टिक पाती,
ऐसे सिचुएशन में। और फिर मेरा वो रियलाइजेशन शुरू हुआ और मैंने जाके सारे टीचर्स को, मैंने टीचर्स की एक मीटिंग रखी और सारे टीचर्स को मैंने सॉरी बोला और मैंने शेयर किया कि मेरा पैराडिम था कि गवर्नमेंट के लोग हैं ना, सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं, उनको काम में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, बस गवर्नमेंट के पैसे मिल रहे हैं, आराम करो, ऐश करो। बट आप लोग ऐसे नहीं हो। मेरा ये पैराडिम ब्रेक हुआ। एंड वो जब मैंने सॉरी बोला और उसका जो मैजिक हुआ, उसमें टीचर्स ने एक तो उठे वो लोग, उन्होंने मेरे लिए क्लैप किया और उन्होंने जो वाक्य बोला ना, वो मुझे इतना चुभा। उन्होंने बोला कि, मुझे मैडम बोलते थे, बाद में फिर बेटा भी बोलते थे, तो कि मैडम आप पहले हो जिन्होंने 30 साल में पहली बार हमको प्रेज किया है कि हम ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में भी काम कर सकते हैं, अदरवाइज तो सब हमें डांटते ही रहते हैं। एंड आई रियलाइज कि ये टीचर्स जो मेरे से डबल ट्रिपल एज के हैं, जिनका 30 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, उनको कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता है, तो टीचर्स के पास एनर्जी कहाँ से आएगी काम करने की। और आई वाज लाइक, अगर मैं भी अप्रिशिएट नहीं करती तो क्या होता। सो दिस इज हाउ मेरा एक्सपीरियंस हुआ कि अब मुझे हार्टी रिलेशनशिप बनानी थी मेरे सारे टीचर्स के साथ। तो मैंने सबके साथ मैं सबकी स्टोरीज सुनती थी और लिटरली मेरे सामने कुछ टीचर्स रोए हैं उनकी कहानी सुनाते सुनाते कि हमें कितनी स्ट्रगल होती है। आई वाज फीलिंग कि मैं कुछ कर रही हूँ, एटलीस्ट मैं सुन रही हूँ, मैं उनको अप्रिशिएट कर रही हूँ। और इतने एजेड, मेरी मम्मी के से भी ज्यादा एज के फीमेल टीचर अपनी घर की कहानी और अपने एम्प्लॉय में कितना डिस्क्रिमिनेशन है वो बोलते बोलते 2 घंटे मेरे सामने रोए हैं। और फिर मैंने उनको हग किया एंड वो जो हार्टी रिलेशनशिप बिल्ड हुआ, मुझे लगा मैं कुछ कर रही हूँ। एट द सेम टाइम ये सब तो चल रहा था, पर मैंने 2 चीजें देखी कि गवर्नमेंट में भी कुछ टीचर्स होते हैं जो कंप्लेन करते हैं, लेकिन कुछ टीचर होते हैं जो बिना कंप्लेन के काम करते हैं। यानी सिंगल टीचर स्कूल है, सब कुछ संभालते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम ये वो, लेकिन कंप्लेन नहीं करते हैं। एट द सेम टाइम बच्चे हैं जो फटे पुराने कपड़े पहन के स्कूल आते हैं और एमपी की विंटर्स बहुत ज्यादा विंटर होती है, तो मैं इतने सारे स्वेटर्स पहन के जाती थी, इतना पूरा मोटा सब पैक होके जाती थी। और जैसे मैं स्कूल में जाती थी, बच्चे मेरे पास दीदी दीदी करके आते थे और आई वाज कंप्लेनिंग कि कितनी एमपी की कैसी विंटर है, और वो बेचारे बच्चों ने कुछ नहीं पहना है, हाफ पैंट पहना है, फटा हुआ शर्ट है। और मैंने अपने आप को देखा कि मैं कैसी हूँ, मुझे लिटरली शर्म आ रही थी कि मैं कैसे तैयार होके आई हूँ। एंड मेरा ये, उस टाइम से मैंने ठान लिया था कि यार कुछ भी हो जाए मुझे कंप्लेन नहीं करना है, मेरे पास क्या है क्या नहीं है, मैं कितने कम कपड़ों में रह सकती हूँ, मुझे क्यों ये इतना सारा चाहिए जबकि इन बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा है। एंड दैट मेरा लर्निंग हुआ कि यार हमारा देश कहाँ पे है, कितना पीछे है, कितने सारे काम करने की जरूरत है। और उस टाइम पे मैंने ठान लिया कि ये टीचर्स, ये बच्चे, और एक्चुअली टीचर्स के पास सैकड़ों बच्चे, हजारों बच्चे आते हैं, तो जब हम टीचर्स को चेंज करते तो हम कितना कुछ चेंज कर सकते हैं। सो उसके बाद मैंने अभी वापस आके मैंने ठाना है कि मुझे ज्योतिर्धर का प्रोजेक्ट यंगस्टर्स के लिए करना है। जब वो यंग होते हैं तभी उनको हम अप्रिशिएट करें, तभी उनमें वो आइडियल्स डाले कि उनका काम कितना बड़ा है, तो क्या मैजिक हो सकता है। सो दिस इज द प्रोजेक्ट विच आई वांट टू टेक, कि यंगस्टर्स के लिए काम करना है। इसके साथ साथ और बहुत सारी जर्नी थी जिसमें मुझे ये रियलाइज हुआ कि हम लोग क्या कर रहे हैं। यानी अगर किसी देश को आगे लाना है, किसी कंट्री को आगे लाना है, तो क्या मैटर करता है, क्या इंपॉर्टेंट है। सो मेरा ये रिफ्लेक्शन था कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, मैं पार्ट ऑफ प्रॉब्लम हूँ कि पार्ट ऑफ सॉल्यूशन हूँ, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है। और अगर सब लोग, सारे यूथ्स ये सोचने लगे, ये
ठान ले कि मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना है, देन वो बदलाव की जो शुरुआत होती है वो होती है। एंड उस टाइम पे मैंने ठाना था कि मुझे तो कुछ कंट्रीब्यूट करना है, आई डोंट वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। और जैसे कि मैंने बताया कि बाउंड्री वॉल का भी स्कूल में बजट नहीं था, एंड एट दैट टाइम आई थॉट कि स्कूल में बुक्स की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जो लाइब्रेरी की बुक्स है जो बच्चों की लर्निंग लेवल को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करती है, एंड सिंगल टीचर स्कूल्स है तो बच्चे एटलीस्ट बुक्स पढ़ेंगे तो वो ऑक्यूपाइड रहते हैं और उनका जो लर्निंग लेवल, लेकिन हमारे पास तो बजट ही नहीं है। सो आई स्टार्ट कि अब मैं क्या करूं, व्हाट इज द सॉल्यूशन, मैं क्या कंट्रीब्यूट करती हूँ। एंड आई थॉट कि मुझे फंड रेज करना है, मुझे स्कूल्स के लिए बुक्स के लिए पैसे लाने हैं। और मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये गुजरात नहीं है, यहाँ पे तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, बट वो 1 रुपये से 1 लाख रुपए तक का फंड रेज करके स्कूल में बुक्स दिलवाई कि मुझे पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बनना है। उसमें भी बहुत सारे मुझे एक्सपीरियंस हुए। वन ऑफ द एक्सपीरियंस, जो बहुत रिच लोग होते हैं ना जिनके पास मैं फंड मांगने जाती हूँ तो वो इंसल्ट करते कि ये क्या फंड लेने आए हो, जाओ यहाँ से, निकलो बाहर। सो वो इंसल्ट का सामना भी मैंने किया है। एट द सेम टाइम जो बहुत ही गरीब लेवल के एक टीचर थे जिन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया फंड के लिए, एंड वो टीचर के लिए सबको पैराडिम था कि ये टीचर विडो है, इनका किसी के साथ अफेयर है, ये है वो है, और मेरा भी वही प्रेजुडाइज था कि ये टीचर और इतने सब लोग बातचीत कर रहे हैं इनके बारे में। और जैसे मैं उनके घर गई और उन्होंने मुझे 2000 रुपीज का फंड दिया, इतना छोटा घर है, ये 1 कमरे का घर है, उनके पास कितना कम रिसोर्सेस है, फिर भी वो मुझे 2000 दे सकते हैं। और लोग जो अफेयर की बात कर रहे थे तो उनके साथ उनके एक फ्रेंड थे, मेल फ्रेंड थे ऑफ कोर्स, वो भी आए थे। दोनों इतने अच्छे से हैप्पीली बोल रहे थे, मुझे बोल रहे थे कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, हम बहुत हैप्पी है। तो मुझे धक्का लगा कि मैं क्या सोच रही थी इनके बारे में, और कैसे हमारे दिमाग में सब कुछ भर देते हैं, और जबकि ये कितनी अच्छी लेडी है, और अगर है भी उनका वो फ्रेंड है तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, जबकि वो सोसाइटी में इतना अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो दैट वाज important learning. And at last CSC जो क्लस्टर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, तो जब बुक्स का प्रोजेक्ट किया, हार्टी रिलेशनशिप बनाई, तो मुझे ये फीडबैक मिल रहे थे कि थैंक यू, आपने बहुत अच्छा काम किया। एक्चुअली हमारी स्कूल्स में जो बुक्स थी वो एक्चुअली अगर आप नहीं लाते तो इट वाज सो डिफिकल्ट। तब मुझे लगा कि गारंटेड ये मुझे सालों तक नहीं भूलने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से वो मुझे थैंक यू बोल रहे थे, जिस तरह से मैंने हार्टी रिलेशन बिल्ड किए थे, इवन फंड मैंने टीचर्स से मांगा है। मैंने मतलब इतना वो अपनापन था कि मैं फंड मांगती थी ना, तो मैंने कहा था कि मुझे फंड की तरह फंड मत दो, बुक्स के लिए भी दो मत दो, लेकिन अगर मुझे अपनी बेटी समझ रहे हो तो मैं मेरी शादी में आपको बुलाऊंगी, तो आप मेरी शादी में आओगे। लेकिन अभी इश्यू ये है कि मुझे खर्चा करके धाम धूम से शादी तो करनी नहीं है, तो मैं आपको बुलाने नहीं वाली हूँ। तो मेरी शादी में अगर आते तो मुझे 1000-2000 रुपए तो देते कि नहीं? तो सबने कहा हाँ, तो बस ये मुझे बुक्स के लिए, बच्चों के लिए आप 1000-2000 मेरी शादी में मुझे गिफ्ट दे रहे हो ना, वैसे दो। सो आई एम सो हैप्पी। एंड सारे टीचर्स ने कंट्रीब्यूट किया, यानी जो भी टीचर्स थे उनसे जितना भी बेस्ट हो रहा था, एंड दैट काइंड ऑफ अ फैमिली। और जब वो इवेंट हुई, मैंने बड़ी सी इवेंट की थी जिसमें एमएलए को बुलाया, सबको बुलाया, वो बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन का, और वहाँ पे सारे टीचर्स बैठे थे, और मैंने कहा कि हमारे जो डोनर्स है, सो ऑलमोस्ट काफी जो मेन डोनर थे वो तो 4-5 थे, पर हमारी टीचर्स की फौज आगे आके खड़ी थी। और मैंने कहा ये है, इस तरह से हम गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं, जब टीचर्स चेंज हो रहे हैं, जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। सो आई वाज फीलिंग सो प्राउड कि मैंने एक फैमिली वहां पे क्रिएट किया। एंड
मुझे आज तक यकीन है, अभी भी कभी कभी फोन आते हैं और वो मुझे याद करते हैं, बट आई एम डैम श्योर कि वो मुझे सालों तक नहीं भूलने वाले हैं, और मेरी कहानी आने वाले जितने भी लोग हैं उनको बोलने वाले हैं कि ये एक लड़की थी जो आके बुक्स देके गई, ये एक लड़की थी जिसने हमें सुना, ये एक लड़की थी जिसको शायद मैंने किसी को पहली बार शायद उन्हें हग का एहसास हुआ होगा कि कोई प्यार से हग कर रहा है, और मुझे लगा कि यार मैं ओएसिस लेके गई वहां पे, और ये चेंज आना शुरू हुआ। और एक्चुअली वो माहौल बन रहा था कि मैं जब मीटिंग्स में जाती थी और मैं बैठती थी, काम छोड़ो साइड पे, बेटी बोला है तो पहले शेयर करो, आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, कैसा एक्सपीरियंस रहा, और एक्चुअली वो माहौल चेंज हो रहा था। तो जब भी मैं जाती थी एक वो रौनक खड़ी होती थी। मुझे लगा कि नहीं, बदलाव आ रहा है और हम बदलाव ला सकते हैं, और सभी लोगों को कंट्रीब्यूट करने की बहुत जरूरत है। यानी अगर हम सोचेंगे कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, हमसे क्या होगा, तो एक्चुअली हमारा जो देश है वो आगे नहीं आने वाला है। यानी हम सबको कुछ ना कुछ तरीके से कंट्रीब्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज व्हाट माय लर्निंग, कि मैं कितना कंट्रीब्यूट करती हूँ। और लास्ट में मैं ज्यादा टाइम ले लिया है, लास्ट में मेरा एक ड्रीम है कि मुझे क्या करना है। मैं बाहर गई तो मुझे ओएसिस के लिए बहुत ज्यादा कन्विक्शन हुआ कि ओएसिस की कितनी नीड है, हार्ट ऑफ एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। मुझे हार्ट ऑफ एजुकेशन सब जगह लेके जाना है, ओएसिस सब जगह होना चाहिए। यानी ओएसिस का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, पर सोल होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, और एकदम ब्यूटीफुल प्यार की दुनिया होनी चाहिए। तो मैंने विपाशना भी किया है फेलोशिप में, उसमें मुक्ति की बात की थी कि हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए, हम अच्छा करें। बट यार मैं डिसएग्री करती हूँ, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे हंड्रेड्स ऑफ बर्थ लेने हैं, थाउजेंड्स ऑफ बर्थ लेने हैं, जब तक कि मेरा वो ड्रीम पूरा नहीं होता है। और आई विश नेचर को, पता नहीं ये फुलफिल होगा कि नहीं, पर एक फैंटेसी है कि मैं मर जाऊं। मैंने जितना भी काम किया है 60, 70, 80 साल में, फिर मैं मर जाती हूँ, नई टीम भी मैं एस्टेब्लिश करके जाती हूँ, फिर वापस मैं रीबर्थ लूंगी, और 16-17 साल में मुझे मेरी लास्ट बर्थ की मेमोरी आ जानी चाहिए, और मैंने जहां से छोड़ा है वहां से मुझे कंटिन्यू करना है। आई वांट टू, मतलब, और ऐसे बहुत सारे बर्थ लेने हैं जब तक कि मेरा वो लगे कि यार ये प्यार की दुनिया आ गई, अब मेरी जरूरत नहीं है। फिर मुक्ति होगी तो ठीक है, वरना फिर तो और मजा आएगा रहने का। सो आई डोंट वांट दैट, एंड यस, दिस इज माय ड्रीम एंड दिस इज माय जर्नी ऑफ एक्सप्लोरिंग इंडिया, कि इंडिया को हम कैसे बदल सकते हैं। सो थैंक यू। हमारे सब नौजवानों में ये पोटेंशियल है, अगर उनको गाइडेंस मिले और उनको मौका मिले। आत्मजा को पब्लिक में मुझे थैंक यू बोलना ही चाहिए। वो नहीं होती तो शायद टीनेजर्स के लिए L3 शायद नहीं होता, वो नहीं होती तो पक्का MHE नहीं होता। तो इसको मैं एकलव्य MHE बोलता हूं। सोचो, जहां जाती है वहां ओएसिस के मेंटर्स नहीं है, ओएसिस की सिस्टम नहीं है, ओएसिस के दोस्त नहीं है, फिर भी उसने वो सिस्टम में जाके जो भी सीखी थी उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। तो ये हमारी पहली MHE है। और मम्मी पापा प्लीज कम। आप खड़ी हो सकती है। पीछे आ जाओ बेटा, पीछे आ जाओ, मम्मी पापा आसपास खड़े रह सकते हैं। सबसे पहले मम्मी पापा को भी एक एक शब्द बोलना है। पापा मेरे बात कम बोलते हैं। नमस्कार सभी को। वैसे तो मैं बोलता बहुत कम हूँ, पर आज चांस मिला है तो कुछ बोलता हूँ।
हाँ, मतलब हमने बचपन से ही हिरल को इस टाइप से, आत्मजा को इस टाइप से रखा है कि कभी लड़का है लड़की में कभी भेद नहीं किया मैंने। और मैं सख्त खिलाफ हूँ कि भाई लड़का है लड़की क्या है, उसमें कभी मतलब ये नहीं कहा कि ये लड़की है और लड़का है क्या है। जो भी है वो जो अपने हाथ में नहीं है वो उसको कभी ये नहीं करना चाहिए। और आज जो भी है इस लेवल तक है वो उसकी मेहनत से ही है। बाकी और कुछ तो बोलना नहीं चाहता मैं। थोड़ा नहीं नहीं, रोने दो, ये तो खुशी के आंसू है, क्यों नहीं रोएगी? नहीं बोलना जाना कुछ कुछ नहीं बोला। चलो ठीक है, वो नहीं बोलेगी तो उनके लिए मैं बोलूंगा। आत्मजा आई थी, उसका नाम हिरल है ओरिजिनल, फिर उसने लीगली चेंज किया नाम। सब कुछ मैं चेंज करूंगी, नाम भी चेंज करूंगी। तो वो जब आई तब पहले उसने लाइफ कैंप किया था, तभी वो 8th या 9th स्टैंडर्ड में थी। उसके बाद उसने ड्रीम इंडिया कैंप किया। ड्रीम इंडिया कैंप चल रहा था, वो इलेक्ट हुई थी लीडर्स में, तो वो जो जजेस की पैनल है उसमें बैठी थी, मैं पीछे बैठा था देख रहा था। मुझे लगा ये बहुत तेज बच्ची है, तो ब्रेक था उसमें मैंने उसको बोला कि बेटा मुझे मिलना है ना। वो तो मुझे पहचानती नहीं थी, तो उसने बोला हाँ आऊंगी। अब मैं क्या करता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा बोलता हूँ, लेकिन फिर मैं फॉलोअप नहीं करता हूँ। फिर मैं देखना चाहता हूँ कि वो बच्चे क्या करते हैं। तो बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं, माने 10 में से एक आध बच्चा ही ऐसा होता है जो फिर मुझे छोड़ता नहीं है। उसने मुझे फोन किया, मेरा फोन नंबर नहीं था उसके पास, मैंने बोला फोन कर मुझे, लेकिन फोन नंबर नहीं दिया मैंने। तो उसने ऑफिस में फोन किए, इसके साथ बात की, उसके साथ बात कर करके उसने आखिर में मेरे साथ अपने दम पे मीटिंग ऑर्गेनाइज की। मैं उसको मिला, वापस वो तेज देखा मैंने, उसके विचार सुने मैंने। फिर मैंने उसके मम्मी पापा को बुलाया और मैंने बोला कि उस वक्त शायद वो एसएससी में थी, 10th में थी, और मैंने मम्मी को बोला खास कि ये लड़की एसएससी में पढ़ रही है, उसकी एग्जाम में मैं जानता हूँ, ट्यूशन जाती है वगैरह, लेकिन प्लीज आप उसको मेरे पास आते मत रोकना। और वैसे ही रो रही थी जैसे वो आज रो रही है। लेकिन मम्मी पापा का क्या कंट्रीब्यूशन होता है वो समझाने के लिए बोल रहा हूं। उन्होंने रोते रोते मुझे बोला कि आप क्या बोलते हैं, मेरी लड़की हीरा ही है, और हीरे की परख सिर्फ जरूरी कर सकती है, और वो जरूरी आप हो। उसको सिर्फ पासे पढ़ के चमक देने की जरूरत है। ये मेरा। और तब से लेके मैंने दोनों को इतना मन में वंदन किया है, क्योंकि आई विल से वेरी प्लेनली कि बहुत सिंपल हार्टेड है। कोई पीएचडी नहीं की है एजुकेशन सिस्टम की, ओके, कोई बड़े बंगलो नहीं है, लेकिन इतना बड़ा दिल और इतने अच्छे ख्यालात है। जो जिम्मेदार है आज ये लड़की के जो खिल रही है, उसकी खिलावट जो है, उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो पेरेंट्स की है। ओके, सो अभी कुछ बोलना है? ओके